नमस्कार दोस्तों, LAC के एक और नए एपिसोड के अंदर आपका स्वागत है। और आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से जो जयशंकर साहब चाइना जाते हैं। कल तो हमने उसके ऊपर वीडियो बनाई थी कि जयशंकर साहब चाइना जाते हैं, क्या उसके मतलब हैं, क्या सारी चीज़ें हैं। और उसी के साथ साथ आज जो उन्होंने अपनी धुआंधार बातें रखी हैं, चाइना के अंदर जाके चाइना और पाकिस्तान को सबक सिखा दिया है। और उसी के साथ साथ हम बात करेंगे कि किस तरीके से हिमंता बिस्वा शर्मा ने जो एक ऑपरेशन चला रखा है असम के अंदर, जो किसी को पता नहीं था, चल रहा था लेकिन इतना लाइमलाइट में नहीं आ रहा था। और आज एकदम से वो सोशल मीडिया पे इसके माध्यम से बताते हैं कि किस तरीके से उन्होंने लाखों एकड़ ज़मीन जो है वो लाखों बीघा ज़मीन जो है वो फ्री करवा दी है इंक्रोचमेंट से। अगर हम हमारी पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं तो वो यही है कि जयशंकर साहब जो है चाइना पहुंच चुके हैं। और चाइना का उनका आज आखिरी दिन है, 16 तारीख को वो आखिरी दिन था। और जो SCO समिट की फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीट थी, वो मीट जो है हो रही थी। और उसी के अंदर जो है जयशंकर साहब जाकर वहाँ पर प्रॉपरली इस चीज़ को बोलकर आते हैं, बताकर आते हैं कि किस तरीके से आतंकवाद और किस तरीके से चाइना पाकिस्तान ने आतंकवाद को कितनी पनाह दे रखी है, कितना वो सपोर्ट करते हैं। मतलब कल तो वो तस्वीरें सामने आई थी जहाँ पर वो शी जिनपिंग से मिलते हैं, जहाँ पर वो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर से मिलते हैं, वाइस प्रेसिडेंट से मिलते हैं, और भी मिनिस्टर से चाइना से मिलते हैं, बात करते हैं। बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात होती है। इंडिया चाइना के बायलैटरल चीज़ों के ऊपर भी बात की जाती है। शी जिनपिंग से कोई बायलैटरल मीटिंग नहीं होती, लेकिन बाकी उनके मिनिस्टर से बायलैटरल ट्रेड के ऊपर, बायलैटरल चीज़ों के ऊपर बात करी जाती है। लेकिन जो आज एक चीज़ है जहाँ पर उनके वो जो शब्द निकल कर आए, अग्रेशन और ये सब चीज़ें, वो क्या दर्शाते हैं कार्तिक? देखो, सबसे पहले SCO समिट चाइना होस्ट कर रहा है और यहाँ पर सबसे पहले देखने को ये मिला था कि डिफेंस मिनिस्टर्स मीट हुई थी, जहाँ पर सबसे पहले राजनाथ सिंह गए थे। और उन्होंने मेन बात ये थी कि ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम अटैक को कंडेम करना था, क्रिटिसाइज करना था, और ऑपरेशन सिंदूर की क्या क्या खूबियाँ थी इस चीज़ को दर्शाना था। यहाँ पर चाइना एक तरीके से पीछे हटता जाता है, पीछे इन द सेंस कि यहाँ पर जहाँ जहाँ आतंकवाद को क्रिटिसाइज करना चाहिए, चाइना क्रिटिसाइज नहीं करता है और कहीं ना कहीं बैकिंग देता है पाकिस्तान को। पाकिस्तान के साथ चाइना के क्या इंटरेस्ट है वो दोनों खुद ही आपस में जानते हैं। क्या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उनका, क्योंकि मेरे को तो लगता नहीं, जिस तरीके से अपन रेगुलर स्टडी करते हैं पिछले एक साल से, ये देख रहे हैं कि CPEC कहीं ना कहीं आगे बढ़ता है, फिर बलूचिस्तान अटैक हो जाता है, वहाँ से अटैक होता है, वो फ्लॉप चीज़ है। लेकिन अगर आप इसको देखते हैं तो अब थी फॉरेन मिनिस्टर्स मीट, जिसके अंदर S जयशंकर गए थे भारत से। अब यहाँ पर होता ही है, क्योंकि वो फॉरेन मिनिस्टर है, तो देखने वाली बात ये थी कि चाइना को टारगेट किया जाता है पाकिस्तान के रिगार्डिंग और आतंकवाद के रिगार्डिंग। और डॉक्टर S जयशंकर यहाँ पर 3 चीज़ें बताते हैं। पहले तो कहते हैं सेपरेटिज्म, टेररिज्म और एग्रेशन। ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों से अगर चाइना, इन चीज़ों के ऊपर चाइना अगर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाएगा, तभी चाइना के साथ आगे चल के बातचीत की जा सकती है। हालांकि S जयशंकर ने अपने बयानों के अंदर चाइना और पाकिस्तान का डायरेक्ट वे में नाम नहीं लिया है। इन्होंने कहा है कि जो कुछ देश हैं जो इन तमाम चीज़ों के ऊपर सेपरेटिज्म और टेररिज्म और एग्रेशन, इन जैसी चीज़ों के ऊपर अगर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी नहीं अपनाते हैं, एक तरफ तो जाके कह देते हैं कि हम इनको सही नहीं ठहराते, हम इनको सही नहीं ठहराते, और पीछे कहीं ना कहीं इनकी मदद करते हैं, तो इन जैसी चीज़ों से काम नहीं चलने वाला है। आगे चलकर अगर दोनों देशों को काम करना है, इन ऐसे देशों को काम करना है, टिकना है, हर संभव प्रयास करना है कि वो विकास के कार्य में आगे बढ़े, तो यहाँ पर इन चीज़ों से निजात पानी होगी। इन चीज़ों पर अपना एक क्लियर स्टैंड रखना होगा। आपको देखने को मिलेगा विनम्र की SCO समिट के अंदर यहाँ पर जो ऑपरेशन सिंदूर था उसको लेकर कुछ नहीं कहा गया था, पहलगाम अटैक को क्रिटिसाइज नहीं किया गया था, जो भी आतंकवादी देश है उन चीज़ों को क्रिटिसाइज नहीं किया गया था। हालांकि SCO समिट के दौरान इजराइल और ईरान के बीच जब चीजें चल रही थी, तब उस दौरान जो बयान निकला गया था, तब इंडिया ने उस चीज को अपने आप से वो कहते हैं दूर कर लिया था, उन बयानों से दूर कर लिया था। तो कहीं ना कहीं इस चीज को दर्शाता है कि किस तरीके से SCO को जरूरत है इंडिया की। और दूसरी चीज अगर अपन यहाँ पे देखते हैं कि S जयशंकर की एक तस्वीर रहती है कि वहाँ पर शी जिनपिंग से मिलते भी हैं। अब वो मिले भी हैं, जाहिर सी बात है। सवाल यहाँ पर एट एंड ये भी खड़ा होता है कि जब आगे इनके लीडर्स की मीटिंग होगी, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे को तो लगता है जाएंगे, क्योंकि इतनी तैयारी अगर हो रही है, S जयशंकर जा रहे हैं और राजनाथ सिंह जा रहे हैं, तो मेरे को लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जाएंगे। और वो प्रधानमंत्री मोदी की जो विजिट रहेगी चाइना के अंदर SCO समिट के अंदर, ये इस SCO के लेवल को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी। हाँ, नहीं, SCO एज अ ग्रुपिंग इंडिया के लिए एक फेलियर है। हमें कुछ नहीं मिल रहा है उसका मेंबर बनने से, वो आपके लिए एक फेल्ड डिप्लोमेसी की तरह है। और अभी भी मैं तो इस चीज़ को मानता ही नहीं हूँ कि जयशंकर साहब को जिस मीटिंग के लिए जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग है उसमें जाना चाहिए था। वहाँ पर विक्रम मिश्री साहब भी जा सकते थे और कोई भी आप इंडियन ऑफिशियल को भेज सकते थे। जयशंकर साहब को आपको भेजने की कोई जरूरत नहीं
नहीं थी। लेकिन जो 3 शब्दों के बारे में कार्तिक जो बात करी गई है, एक सेपरेटिज्म, टेररिज्म और अग्रेशन, ये तीनों ही शब्द ऐसे हैं जो चाइना को डायरेक्टली काउंटर करते हैं। भले आपने नाम नहीं लिया हो, सेपरेटिज्म कि भाई चाइना हर नाकाम कोशिश कर रहा है इंडिया के उन ग्रुप्स को फंड करने की कोशिश कर रहा है जो इंडिया को सेपरेट करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं। रिसेंटली हमने देखा कि उल्फा आई के ऊपर अटैक किया गया म्यांमार के अंदर। वो खुद इस चीज को एडमिट कर रहे हैं कि इंडियन आर्मी ने मिसाइल स्ट्राइक करी है, ड्रोन स्ट्राइक करी है हमारे ऊपर। तो वो जो एक चीज उन्होंने दर्शाई है, वो कहा जाता है कि उल्फा आई को चाइना बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट करता है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जिनको चाइना सपोर्ट करता है। टेररिज्म, पाकिस्तान को सपोर्ट करके टेररिज्म को तो वैसे ही आप बढ़ावा दे रहे हैं, और अग्रेशन तो चाइना का चलता ही रहता है हिंदुस्तान के प्रति, जिसको हिंदुस्तान बहुत ही नॉर्मली पता है कि अभी जोर से हमने बोल दिया। वो जो ये कह रहे हैं ना कि चाइना के हमेशा से एक बहुत ही फेमस टर्म रहता है कि ड्रैगन एंड एलिफेंट शुड बॉल टुगेदर। मतलब ड्रैगन और एलिफेंट को बॉल डांस जो होता है ना, वो साथ में करना चाहिए, जबकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है अनटिल अनलेस चाइना इन तीनों चीज़ों को छोड़ के त्याग कर फिर अगर भारत की तरफ आता है तो देन वी आर रेडी टू टॉक ऑन अ टेबल, और फिर हम प्रॉपरली बात कर सकते हैं। और रही बात जो आपने कहा ना कि मोदी जी क्या जाएंगे, या आपके अकॉर्डिंग वो जाएंगे, मैं तो जयशंकर साहब का जाना ही थोड़ा विषय है, क्या सोचने का विषय है कि आप क्या सोच रहे हैं कि आप गए क्यों हैं। देखिए मेरे हिसाब से ऐसा भी तो हो सकता है कि जिस तरीके से वर्ल्ड के अंदर चल रहा है, फॉर एग्जांपल अभी मैं एक वीडियो देख रहा था जिसके अंदर देखने को मिला था कि अमेरिका के अंदर एक चीज़ बन रही है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो नीतियाँ हैं टैरिफ्स को लेकर, अगर रशिया, चाइना और इंडिया खतरनाक तरीके से इन नीतियों के खिलाफ आके खड़े हो जाते हैं, एक साथ आके खड़े हो जाते हैं, और इन नीतियों के खिलाफ एक साथ आके खड़े हो जाते हैं और प्रॉपर सीरियसनेस के हिसाब से आके खड़े हो जाते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप को कहीं ना कहीं पीछे हटना पड़ सकता है ऑब्वियसली। तो यहाँ पर मेरे को लगता है ये जो मीटिंग है, ये एक तरीके से फॉर एग्जाम्पल आप देखें, एक तरफ दुनिया के कोने में देखें डोनाल्ड ट्रंप मच रहे हैं, दूसरी तरफ आप देखें कि अगर इंडिया जैसे चाइना एससीओ होस्ट कर रहा है तो इंडिया वहाँ पे जा रहा है, तो ये डोनाल्ड ट्रंप के जो फेवर्स हैं उसके खिलाफ जाती हुई चीज़ है। और इस सिचुएशन के अंदर जो वर्ल्ड के अंदर सिचुएशन बन रही है, इसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कुछ सिचुएशंस जाने भी चाहिए। लेकिन अगर इंडिया नहीं जाता तो डोनाल्ड ट्रंप सोचते कि अब तो मैं टैरिफ चिल्ला सकता हूँ, जितना चिल्लाना चाहिए मेरे को चिल्ला सकता हूँ, और क्योंकि चाइना भी एक नहीं है, इंडिया भी एक नहीं है, रशिया भी एक नहीं है, इनका देखो एससीओ भी फ्लॉप हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ इंटरेस्ट में भी बन सकती है कि भाई एससीओ को पावरफुल बना दे। मैं कह रहा हूँ ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाने से ही एससीओ पावरफुल बन जाएगा। वो जो इमेज निकल कर आएगी वो एक पावरफुल इमेज निकल कर आएगी। और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के ऑफिस के अंदर भी बात चल चुकी है कि रशिया, चाइना, इंडिया ये अगर सीरियस तरीके से आपके सामने आके खड़े हो जाते हैं तो आपको देखो पीछे हटना पड़ सकता है, तो ये काफी चीजें, तो मेरे को तो सिर्फ इस बिहाफ पे मैं ये कह रहा हूँ। हाँ, जो आपने जो बात बोली ना, अगर मैं उसको एक लाइन में भी समअप करूँ ना, तो वो ये है कि यूनिफिकेशन ऑफ एशिया इज डाउनफॉल ऑफ अमेरिका। बिल्कुल, अगर इंडिया चाइना एक सेम पेज पे आके खड़े हो जाते तो आप सोचिए कि आधी दुनिया, लगभग आधी दुनिया जो है वो एक चीज बोल रही है। 2 देश अगर साथ में खड़े हो जाए तो आधी दुनिया एक चीज बोल रही है, बाकी आधी दुनिया के कितने 195 नेशंस जो है कितना ही बैठ के 193 नेशंस कितना ही बैठ के कुछ कर ले, जो 195 तो यूनाइटेड नेशंस के अंदर मेंबर नेशंस है, मैं वो मान रहा हूँ। 2 यूनिफिकेशन हो जाता है, चाइना और इंडिया का यूनिफिकेशन हो जाता है, हिंदी चीनी भाई नॉर्मल हो जाते हैं, कोई बहुत तगड़ा मिराकल हो जाता है, चाइना के अंदर बहुत अच्छे प्रेसिडेंट आ जाते हैं, बोलते थे कि हमें इंडिया के साथ सब कुछ सही करना है, बढ़िया इंडिया चाइना एकदम प्रॉपरली बैठ के बॉर्डर मांग अक्साई चीन हिंदुस्तान के वापस सब कुछ चीज़ें हो जाती हैं। तो 193 कंट्रीज वर्सेस इंडिया और चाइना हो जाएगा, तब भी इंडिया चाइना जीत रहे होंगे, आप तब भी कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो ये चीज़ पता है बहुत अच्छे से यूरोप को, पता है बहुत अच्छे से अमेरिकन को। लेकिन अब हम अगर हमारी दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं जो हेमंता बिस्वा शर्मा की है, जो असम से आ रही है, जो खबर ये बताती है कि किस तरीके से हेमंता बिस्वा शर्मा चुप शांत रहते काम कर रहे थे, और एकदम से जब वो इस चीज़ का विस्फोट करते हैं कि उन्होंने लाखों बीघा ज़मीन जो है वो इलीगल इंक्रोचमेंट से छुड़ा ली है। मैक्सिमम इंक्रोचमेंट इसके अंदर बंगाली बोलने वाले मुसलमानों का था। और चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से ये भी खबर आती है, चीफ मिनिस्टर ये भी बताते हैं, हेमंता ये भी बताते हैं कि किस तरीके से कुछ राजनीतिक पार्टियों ने इनको ये जगह देके शरण दे रखी थी, जिससे वो अपना वोट बैंक, अपना जो पॉलिटिकल एजेंडा है उसको रन आउट कर सकें। तो कार्तिक, ये जो खबर निकल के सामने आ रही कि असम, जैसे एक चीज़ है कि उल्फा, जो हम अभी स्टार्टिंग में बात कर रहे थे कि उल्फा का जो जन्म भी हुआ है वो जब बांग्लादेश से इलीगल आ रहे थे, असम के अंदर घुसे जा रहे थे,
तो उसी टाइम पे उल्फा का जन्म हुआ था। हाँ बिल्कुल। उल्फा बनी ही उसके लिए थी कि वो इलीगल बांग्लादेशियों के लिए, इलीगल इंडियंस के लिए जो असम के अंदर आके असम का जो ट्राइबल कल्चर है उसको हार्म ना पहुंचाए। बाद में जाके उसको एक पॉलिटिकल टर्न शिफ्ट दे दिया गया है। वो एक चीज थी कि कहा जाता है कि उल्फा इसी के लिए बना था। और ये जो एक बीमारी है, परेशानी है असम के अंदर मेनली, कि जहां पर जो 71 का जब वॉर हुआ था, जब बांग्लादेश को हम लिबरेट करवा रहे थे, तो उस टाइम के अंदर जो इलीगल बांग्लादेशी भगकर हिंदुस्तान के अंदर आ चुके थे, जिसको आज भी हम ट्रेस नहीं कर सकते। हमारे देश के अंदर जो करंट सरकार 11 साल से मौजूद है, वो भी इस चीज के ऊपर आज सच कुछ बहुत बड़ा तो नहीं कर पा रही बयान देने के अलावा। लेकिन उनके चीफ मिनिस्टर एक किस तरीके से काम कर रहे हैं, दर्शा रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई इलीगल तरीके से इस स्टेट में तो आप नहीं रह सकते। बिल्कुल, अगर आप इसको देखें यानी कि हिमंता बिस्वा शर्मा के काम को देखेंगे तो ये लगातार पिछले कुछ समय से इसी चीज़ के पीछे लगे हुए हैं। जैसे कि सबसे पहले जो इलीगल आपने बताया वो उनके पीछे लगे हुए हैं, उनको उठा रहे थे, जगह जगह से आइडेंटिफाई कर रहे थे, पुलिस को बोल रहे थे, वो आइडेंटिफाई कर रहे थे। काफ़ी खबरें आ रही थी, कुछ वेस्टर्न मीडिया जो है इस चीज़ को सहानुभूति पाने के लिए इस चीज़ को इस तरीके से दिखा रही थी। देखिए किसी बूढ़ी माँ के एक बच्चे को उठा लिया, उसको पता नहीं है, अरे भाई आप इलीगल हो तो आपको तो उठाएंगे ही। वो ये जो ग्लोरिफिकेशन वाले और सिंपैथी वाली चीज़ें इन चीज़ को दिखा रही थी, ये सब डिस्टॉर्टिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स। बिल्कुल इस तरीके से करके दिखाया जा रहा था। ये नहीं बताया जा रहा था कि वो इलीगल, ये बताया जा रहा है कि देखिए वो कितना कमजोर है, उसके पास पैसा नहीं है, वो एक बूढ़ी माँ का बच्चा है, इस तरीके से दिखाया जा रहा था। लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा इन सबको उठा रहे थे और उठा के वेस्ट बंगाल की तरफ ले जा रहे थे, और जो साउथ का पार्ट पड़ता है असम का, जो बांग्लादेश से थोड़ा सा बॉर्डर लगाता है, वहां पर लेके जा रहे थे और उनको भेज रहे थे आगे की तरफ। ये सब चीजें चल रही थी। अब ये रह कहाँ रहे थे, इनको जहां से उठा रहे थे, ये कहीं ना कहीं तो रह ही रहे थे। तो ये इलीगल जगह को कब्जा कर वहां पर रह रहे थे, जिसको अतिक्रमण कहते हैं। अतिक्रमण आपको पता है, अतिक्रमण नाम से आपको कुछ लोग आइडेंटिफाई होते हैं, उनकी एक इमेज बनती है और उनके साथ साथ एक बुलडोजर भी दिखाई देता है। तो ये बुलडोजर इन जो इमेज बन रही है लोगों के ऊपर, इनके घरों के ऊपर चल रहा है, और ये इन्होंने जहाँ इंक्रोचमेंट कर रखा है, इनको उतारा गया, इनको भगाया गया। अब ये जो इंक्रोचमेंट का जो नंबर सामने आया, तब ये 1 से 9 लाख बीघा की जमीन बताई जा रही है। इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि आसाम के अंदर 63 बीघा अब भी एनक्रोच्ड है, और इसमें से 29.97 के आसपास जो बीघा है वो जंगल का है, यानी कि जंगलों के अंदर भी घुसे हुए हैं। और इस तरीके से इन्होंने ये भी बताया, और आर्टिकल्स हम पढ़ रहे थे उनके अंदर ये भी देखने को मिला कि जो सबसे ज़्यादा आसाम का जो लोअर हिस्सा है, अगर आप मैप देखें तो उसका जो लोअर हिस्सा है वहाँ पर सबसे ज़्यादा अतिक्रमण हो रहे थे, और ये एनक्रोच लोग वहाँ पर बसे हुए थे। अब ये धीरे धीरे कर अपर आसाम की तरफ भी बढ़ रहे थे, यानी कि ऊपर की तरफ जो नॉर्थ आसाम है, नॉर्थ ईस्टर्न आसाम है, उसकी तरफ बढ़ रहे थे। और बताया जा रहा है कि आने वाले 20 साल तक अगर इनको यहाँ से हटाया नहीं गया तो 20 साल के अंदर अंदर आने वाले समय में ये कुछ ऐसी चुनावी पार्टियों को, पॉलिटिकल पार्टीज को वहाँ पर जिताना शुरू कर देंगे, जो सिर्फ और सिर्फ इनके हितों की बात करती है, जो सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेशी मुसलमानों के हितों की बात करती है। और ये भी हो सकता है कि यहाँ पर अगर इनके नंबर तादाद बढ़ जाती है तो हो सकता है वो दिन दूर नहीं है कि दिल्ली में कोई प्रोटेस्ट करना हो या फिर जयपुर में कोई प्रोटेस्ट करना हो, यहाँ से ट्रक भरे जाएंगे और यहाँ से लिया जाएगा कि चलो आज आपकी जो पोस्टिंग है वो जयपुर आई है, आपको वहाँ धरना डालना है, आपकी पोस्टिंग दिल्ली आई है, वहाँ आपको दंगा करना है। वो दिन दूर नहीं है, और मेरे हिसाब से हिमंता बिस्वा शर्मा ने बहुत बड़ा काम करा है। इनको भी हटाया, ये जहाँ रह रहे थे उस जमीन को भी साफ कर दिया। हाँ बिल्कुल, ये चीज़ दर्शाती है कि किस तरीके से अगर आप कार्य करने पर आए तो आपको कोई चीज़ नहीं रोक सकती। बिल्कुल, एक सीएम अगर काम करने पर आ रहा है तो उनको और कुछ नहीं रोकता। और असम के अंदर एथनिसिटी को प्रोटेक्ट करना बहुत बड़ा एक चैलेंज है और बहुत बड़ा पॉलिटिकल मूव है कि असम के अंदर खुद की एथनिसिटी, एनआरसी, सीए, ये जितनी भी हमने जो उस टाइम पे दंगे देखे थे ना आपने, 2019 के टाइम पे जब ये सब चालू हुआ था, शाहीन बाग वाले दंगे चालू हुए थे, वो दंगे चालू हो रहे हैं एनआरसी को लेकर कि असम में एनआरसी, असम में एनआरसी, असम में एनआरसी। आप सुने होंगे यहाँ से कुछ नेताओं को भी उठाया जाता है, यहाँ पे कुछ जो यंगस्टर्स होते हैं उनको लिया जाता है जो असम को तोड़ने की बातें कर रहे थे, मैं नाम भूल रहा हूँ, तो अभी भी जेल में ही है। इसके साथ साथ तो सीए के खिलाफ, सीए तो खैर अलग चीज़ थी, उसका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन सीए बहुत अलग चीज़ थी, उसको मिक्सअप कर दिया गया, बहुत कचरा फैलाया गया, क्योंकि असम के अंदर ये जो एथनिसिटी को प्रोटेक्शन देना है ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और हेमंता इसको बहुत अच्छे से परफॉर्म आउट कर रहे हैं। बाकी आप लोगों की इन तमाम 2 खबरों के ऊपर क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जो बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, और हाँ, पानी बचाएं।